हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी नाउ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आखिर क्या था। ये दोस्तों एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाया गया था और इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुधारने के लिए बात की गई थी। तो इसी के बारे में आज हम पूरी वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या उसके प्रोविजंस थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट को 3 कैटेगरीज में जानेंगे। पहली कैटेगरी मैंने रखी है बैकग्राउंड या रीजन की, कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी रेगुलेटिंग एक्ट लाने की। दूसरा, हम उसके रेगुलेशंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो और जो प्रोविजंस थे वो सब हम जानेंगे कि उस एक्ट के अंदर क्या क्या लिखा गया था। और तीसरा और आखिरी हम लोग उसके डिफेक्ट या ड्रॉबैक्स देखेंगे कि क्या उसमें कमियां रह गई थी जो आगे आने वाला पिट्स इंडिया एक्ट आएगा जब मैं आपको बताऊंगा वो लाना पड़ा। तो आइए एक एक करके इस वीडियो में जानते सबको। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, पहली बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 तक इंडिया में बस चुकी थी और ये बहुत सालों से अच्छी चल रही थी। हमेशा जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली में एक प्राइवेट कंपनी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया दिया गया था उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, जो भी मुनाफा कमाती थी उसमें से कुछ % ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी, लेकिन वो कुछ सालों से बंद हो गया था। वो 1768 से देना बंद कर दी थी कुछ पैसा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट समझने लगी, लगता है इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब खत्म हो गई है, यानी खराब होने लगी है। तो ऐसे ही कुछ होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बैठ गई, कुछ इनके पास जो इनकम थी वो आना बंद हो गई थी। अब उसके क्या कारण थे अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला कारण अगर हम जाने बैकग्राउंड रीजन में तो वो आता है दोस्तों बंगाल फेमाइन। हाँ दोस्तों, 1769 में बंगाल में तो वहां पर भूखमरी छा गई थी, फेमाइन आ गया था। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, जो पैसा था वो पूरा खत्म होते जा रहा था लोगों को। भूखमरी से बहुत से लोग मर गए थे और फैक्ट्री जो उनकी कंपनी थी उसमें भी काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स वो भी मर गए थे। तो उनके पास पैसा नहीं बचा था। तो एक कारण हम इसको बोल सकते हैं। दूसरे कारण की तरफ आते हैं। दूसरा कारण था दोस्तों करप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी में दोस्तों बहुत करप्शन होने लगा था। जो हाई ऑफिसर्स थे, हाई रैंक के ऑफिसर्स, वो अच्छा पैसा कमाते थे और उन्होंने पैसा कमा के रख लिया था, यानी एक बोलते हैं ना ब्लैक मनी, उसको कमा के रख लिया था। लेकिन जो स्टाफ मेंबर्स थे और जो बाकी के लो वर्कर्स थे उनके पास पैसा नहीं था और कंपनी के पास भी पैसा नहीं था। तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन और बिगड़ गई। फिर तीसरा कारण आता है दोस्तों लॉलेस इन बंगाल, मतलब जो कानूनी व्यवस्था थी बंगाल की वो भी खत्म हो गई थी। वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं बची थी। लोग कानून से खिलवाड़ करने लगे थे। अब दोस्तों, चौथा कारण एक इंपॉर्टेंट कारण भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1772 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अब तक तो पैसे देते थे, लेकिन 1772 में ऐसा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसे ले लिए लोन में, और वो लोन की कीमत थी दोस्तों $1 मिलियन। आप सोचते हैं $1 मिलियन कितनी बड़ी रकम थी, उन्होंने लोन ले लिया था। तब से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये कंपनी ऐसे ही लूट के खत्म हो जाएगी और इंडिया हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसके लिए उन लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाते हैं। अब एक कारण और आखिरी बचता है जो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बिगाड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो है दोस्तों हैदर अली। हैदर अली को अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1769 में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी हैदर अली से। तो अब हैदर अली से वो हार गई तो हैदर अली ने बहुत से जो एरिया थे उनके टेरिटरीज उनको अपने अंडर में ले लिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से वो टेरिटरीज निकल गई और उनको पैसे भी देना पड़ा। तो इस वजह से और उनकी कंडीशन गिर गई। तो ये थे कुछ कारण दोस्तों, उसके बैकग्राउंड, उसके रीजंस जो मैंने आपको बता दिए। इन वजह से उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत गिर गई और आगे उठने में वो असमर्थ थे। अब आते हैं दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रोविजंस पे। तो दोस्तों, पहले रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोविजन की बात करते हैं हम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो पहले ये आदेश दे दिए कि जितनी भी तुमने टेरिटरीज खो दी अपने हाथों से, जो हैदर अली ने ले ली थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, तो उनसे बोले पहले तो वो रिटेन कर लो, ले लो वापस। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने वापस ले ली। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली को हरा के उन्होंने ले ली वो टेरिटरीज। चलो ये हो गया। अब इसके बाद उनका सेकंड प्रोविजन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन बोलते हैं दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और ये है दोस्तों कि जो पहले 3 प्रोविजंस थे मेन, वो था दोस्तों कलकत्ता,
बॉम्बे और मद्रास। जो आज की डेट में कलकत्ता को हम कोलकाता जानते हैं, मद्रास को चेन्नई जानते हैं और बॉम्बे को मुंबई। तो ये जो 3 प्रोविजंस थे, इधर के अलग अलग गवर्नर्स हुआ करते थे। तो इन 3 गवर्नर को अलग करके अब एक गवर्नर, मतलब एक जो गवर्नर की पोस्ट थी उसको बढ़ा के गवर्नर जनरल रख दिया, और वो था दोस्तों कलकत्ता का गवर्नर। कलकत्ता का जो गवर्नर था दोस्तों वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब उनको गवर्नर की जगह एक पोस्ट और उनकी बढ़ा दी, रैंक बढ़ा दी, और उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया पूरे इंडिया का। अब जो 2 बचते हैं, मद्रास और बॉम्बे, अब ये मद्रास बॉम्बे के जो गवर्नर थे अब ये इसके अंडर में आते थे। पहले तीनों की इक्वल रैंक थी, अब क्या हुआ कि अब ये इनके अंडर में आएंगे, किनके, वॉरेन हेस्टिंग्स के, जो अब गवर्नर जनरल बन गए हैं। अब क्या होता है कि गवर्नर जनरल के लिए 4 लोगों को उसके काउंसलर्स के लिए बनाया जाता है, जो उनकी हेल्प करते हो कोई भी डिसीजन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल एक तरीके से प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन के रह गए इंडिया का। तो अब वो कितनी ऊपर पोस्ट में, और जो गवर्नर्स रह जाते हैं वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट में रह जाते हैं। तो गवर्नर जनरल के लिए 4 काउंसलर्स उन्होंने दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि आपके लिए 4 काउंसलर्स रहेंगे जो आपको मदद करेंगे आपके एम के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि अब जो डोर थी वो एक के हाथ में आ गई थी। बट इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स होने लगे, क्योंकि अब सिर्फ एक की मर्जी चलने वाली थी। अब यहाँ 3 लोग जहाँ थे, अब वहाँ 2 लोग की तो कोई सहमति नहीं रह गई, अब सिर्फ वॉरेन हेस्टिंग्स की चलेगी। दोस्तों अब हम अगले प्रोविजन की तरफ चलते हैं, जो कि है कंपनी डायरेक्टर्स। हाँ दोस्तों, कंपनी डायरेक्टर, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते थे एक कंपनी में, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई सेल्स डायरेक्टर। तो इसके लिए जो डायरेक्टर थे वो अब 5 साल के लिए चुने जाते रहे। जैसे आज के पॉलिटिशियन है जो उनका 5 साल का 5 ईयर्स का टेन्योर रहता है, ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी डायरेक्टर्स बनते थे कंपनी के, उनके 5 ईयर्स का टेन्योर होता रहा। और 1/4 ऑफ देम, यानी 4 में से 1 लोग हर साल रिटायर होंगे और वो दोबारा चुने नहीं जाएंगे। ऐसा प्रोविजन, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन आया। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या होता है कि कलकत्ता में पहली बार पूरे देश भर में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अभी तो दिल्ली में, लेकिन सबसे पहला कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था। और पहली चीफ जस्टिस थी दोस्तों एलिजा इम्फे। आप उनकी फोटो देख सकते हैं। एलिजा इम्फे फर्स्ट चीफ जस्टिस थी दोस्तों कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की, और ये इंग्लैंड से आई हुई थी, ये इंडिया की नहीं थी, इंग्लैंड से इनको बुलाया गया था। आइए दोस्तों, अब तक तो हमने प्रोविजंस देख लिया, बैकग्राउंड रीजंस देख लिया। अब आखिर के जो कैटेगरी हमारी बचती है, डिफेक्ट्स और ड्रॉबैक्स, ये क्या है अब हम जानते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट के। दोस्तों इसके 3 मेजर ड्रॉबैक्स या डिफेक्ट्स निकल के आते हैं। पहला तो जो गवर्नर जनरल था उसके पास कोई भी वीटो पावर नहीं थी। जो 4 काउंसलर्स उनको मिले थे, मैंने आपको बताया रहा, 4 काउंसलर्स दिए जाते हैं गवर्नर जनरल को, वो जो बोलेंगे उनको उस आधार पे ही गवर्नर जनरल को करना पड़ेगा, उसकी खुद की एक सहमति नहीं निकल के आती है। दूसरा ये निकल के आता है कि करप्शन नहीं रोक पाता दोस्तों इससे। हम जो चाहते थे कि करप्शन रोके, क्योंकि करप्शन के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ठप्पा हो जाती बिल्कुल। जो हाई ऑफिसर रैंक के, जो हाई रैंक के ऑफिसर्स थे वो खूब करप्शन कर करके पैसा भर लेते हैं, और करप्शन अभी भी वैसे ही होता है, क्योंकि करप्शन के लिए कोई भी ऐसा प्रोविजन या रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आए थे। और तीसरा दोस्तों आखिर में यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो वेल डिफाइंड नहीं की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के पावर एक्चुअली में है क्या। क्योंकि देखिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, तो उस वक्त उनको ये नॉलेज नहीं था कि एक कोर्ट के पास क्या क्या एक पावर दी जा सकती है। हाँ मालूम है इंग्लैंड में पहले से कोर्ट होंगे तो वही सेम पावर दे सकते हैं, बट इंडिया की जो अलग सिचुएशन थी उस हिसाब से वो नहीं बैठ पाए। तो ये 3 मेजर ड्रॉबैक्स निकल के आते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसमें बैकग्राउंड रीजन, प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, और मैंने आखिर में डिफेक्ट्स या ड्रॉबैक्स आपको अच्छे से समझा, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, लोगों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, नमस्ते।